चाहें आप इस सवाल का जवाब ना दें, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं खराब सड़कों को लेकर? चलिए कोई बात नहीं नहीं जी। मैं आपके सवाल का जवाब क्या आप त्रिवेणी का चुनाव लड़ने के लिए या ऐसा कोई दावा है, क्या मन है? मैं आपको सही बताऊं, मैं आप पीलीभीत की बेटी हैं, बीसलपुर की बहू हैं, कई बार पीलीभीत से बीसलपुर आई होंगी, बहुत बार आपने सड़क के हाल देखे होंगे। नमस्कार, शख्सियत में आपका स्वागत है। और शख्सियत में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनकी वो पहचान है कि उनकी फेसबुक पर बात की जाए तो लाखों की संख्या में फॉलोअर हैं। और हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी रंग रंग में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। उसके कार्यों का बखान करने की बात की जाए तो पीलीभीत में मैं इस बात का दावा करता हूं कि वो जिस तरह से कार्यों का बखान करती हैं उस तरह पे बड़े बड़े मंत्री और नेता भी ताली बजाने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पीलीभीत की बेटी हैं और बीसलपुर की बहू हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश ठेकेदार, जो यहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी बहू आस्था अग्रवाल जी। आस्था जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं काफ़ी दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा था कि कब आप हमारे चैनल पर आएँ और कब हमको समय मिले। फिलहाल आज आपको ये समय मिला है कि आपके साथ बात करने का। आस्था जी, राजनीति में आप समझती हैं, किस दृष्टि से राजनीति को आप देखती हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ क्योंकि कई बार मेरी आपसे बातचीत हुई लेकिन समय हमारा शायद नहीं बैठा कि हम इस इंटरव्यू को कर पाएँ। और रही बात राजनीतिक क्षेत्र की कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम देश के नागरिक हैं। हर व्यक्ति का क्या सपना होता है, हर व्यक्ति का ये सपना होता है उसका परिवार खुश रहे, वो अपने बच्चों के लिए, मतलब जब जाए वो बड़ा हो तो उसको अपने बच्चों की चिंता ना रहे। मैं राजनीति को इस नज़र से देखती हूँ कि हम राष्ट्र को वो पहचान दे पाएँ, ऐसे लोग हम राष्ट्र को दे पाएँ जो राष्ट्र के हर एक नागरिक की चिंता कर पाएँ। वो धर्म से ऊपर हों, वो जाति से ऊपर हों, वो भेदभाव से ऊपर हों। उनके मन में, उनकी सोच में बस एक चीज़ होनी चाहिए कि मेरे देश के लोग देश के साथ आगे बढ़ें। ये सोच हर एक नागरिक में भी आनी चाहिए कि हमारा नेता ऐसा है कि जो हर धर्म जाति से परे है, जो ऐसा कुछ नहीं सोचता है, बस वो एक ही चीज़ सोचता है कि मुझे अपने देश की उन्नति चाहिए। आस्था जी, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि तो बीसलपुर की भी जनता आपके बारे में, वैसे तो बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत मतलब मैं आपको कई जगह से फॉलो करता हूँ, तो मैं देखता हूँ बड़ी संख्या में आपके फॉलोअर हैं, लेकिन खासकर बीसलपुर की जनता की बात की जाए तो उतना प्रभाव नहीं है जो बात होनी चाहिए। तो बीसलपुर की जनता के बारे में एक बार आप अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ी जानकारी दें तो बेहतर रहेगा। जी, मेरा लाइफ स्टाइल एकदम सामान्य है जैसे सामान्य लाइफ स्टाइल सबका होता है। सुबह जल्दी उठने की आदत है कि आप जब जल्दी उठते हैं तो आप चीज़ों को ज़्यादा समय दे पाते हैं। और चूँकि मुझे लगता है कि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, तो मेरा सुबह सबसे पहला काम ये होता है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। चाहे मैं वो रनिंग करके करूँ, चाहे योगा करके करूँ, किसी भी तरह से कहूँ, लेकिन मैं थोड़ा समय अपनी फ़िटनेस के लिए देती हूँ। कोशिश करती हूँ दिन भर जो भी खाऊँ मैं हेल्दी खाऊँ, बिना पूजा करे, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे बच्चे हों। मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज का सूरज उन्होंने हमें देखने को दिया, हमारे पास भोजन है आज की तारीख में, तो उनका शुक्रिया अदा करके मैं अपनी दिन की शुरुआत करती हूँ। और यही कोशिश मैं अपने बच्चों में डालती हूँ कि बच्चे भी शुरू से, बचपन से इसी आचरण पर रहें। आप हेल्दी खाइए, नॉर्मल जीवन जिए। आपको जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। आप जब पढ़ लिख जाते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतने लोगों से रोज़ मिलती हूँ, इतने लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि हम एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वातावरण हर व्यक्ति को दे पाएँ। आस्था जी, आप पीलीभीत से हैं, पीलीभीत से जुड़ी हुई हैं, पीलीभीत आपका घर रहा है, तो पीलीभीत में आपने पढ़ाई भी शुरू की होगी, तो किस तरह से आपने अपना जो एजुकेशन सिस्टम रहा उसके बारे में थोड़ी जानकारी? मैं ये मानती हूँ कि जो एजुकेशन मैंने पीलीभीत में हासिल करी वो सर्वोच्च स्तर की रही, क्योंकि मैं मिसेस इंडिया के लिए भी बॉम्बे में थी, मैं मिसेस यूनिवर्स के लिए चाइना में थी, मैं जब सरस्वती डेंटल कॉलेज अपने 12th के बाद मैं BDS करने गई तो वहाँ पे हर एक स्टेट से बच्चे थे, तो कहीं भी मुझे ऐसा एहसास नहीं होता था कि मैं यूपी के एक छोटे से शहर से हूँ। मैं आपको सही बता रही हूँ, जब मैं शुरू में गई थी तो 5-6 दिन के बाद ये चर्चा थी पूरे कॉलेज में कि ये लड़की दिल्ली से है
और इस लड़की ने झूठ बोला है कि मैं पीलीभीत से हूँ, जी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ आप कहीं रहिए, आप बीसलपुर, आज की तारीख में बीसलपुर के भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देश के बाहर हैं, हमारे पूरनपुर के ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश के बाहर हैं, पीलीभीत में मेरे साथ के कितने बैचमेट्स थे मेरे जो देश के बाहर हैं। खबरिया की बात की जाए तो लगभग 40% लोग देश के बाहर हैं। तो आप, मैं ये मानती हूँ छोटे शहर में आपको एक अच्छी एजुकेशन के साथ एक संस्कार और व्यवहार मिलता है जो आपको आगे बढ़ाता है। नॉलेज आप किताबों से हासिल कर लेंगे, लेकिन आचरण और व्यवहार आप किताबों से हासिल नहीं करते हैं। आस्था जी, बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी की, तो आप बीसलपुर की प्रभारी बनाई गई हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को पहले से किस नज़र से देखते थे और क्या कुछ आपको लगता था भारतीय जनता पार्टी के प्रति? जी, मेरा हमेशा से एक ही नज़रिया है कि ये वो पार्टी है जो अपने देश में हिंदुत्व को मजबूत करने की बात करती है। ये वो पार्टी नहीं है जो किसी जाति धर्म के खिलाफ है, लेकिन ये कहती है आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वो अपने हिंदुत्व को मजबूत करती है। ये ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को इतना आगे बढ़ाया। अगर आप अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देखिए तो हम बात करते हैं 50% आरक्षण है महिलाओं का, पंचायत स्तर पे ये 52% इन्होंने महिलाओं को वो स्थान दिया। आप पीलीभीत की बेटी हैं, बीसलपुर की बहू हैं, कई बार पीलीभीत से बीसलपुर आई होंगी, बहुत बार आपने सड़क के हाल देखे होंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो आपसे ये सवाल मेरा करना चाहिए। तो आपने वो सड़क के हाल क्या कभी अधिकारियों को, अपने उच्च पदाधिकारियों को जानकारी नहीं दी है? उच्च पदाधिकारियों को भी जानकारी में थी, और जो पदाधिकारी आते हैं, बड़े बड़े नेता भी हमारे बीसलपुर भी आते हैं, हमारे पीलीभीत भी आते हैं, वो भी जब फ्लाइट से दिल्ली लैंड करते हैं तो सब बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे वो दिल्ली से आगे हमारे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, वो सबसे पहले उतरते ही ये सवाल करते हैं कि आधे पौन घंटे का सफ़र 1.5 घंटे में हुआ। तो ये परिस्थिति हमारी सड़कों की है। उसके लिए कई बार प्रयास किए गए, कई कोशिशें की गई कि उसको सही कराया जाए, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अब जिस 5 से 6 साल में जिस तरह से भाजपा काम कर रही है, आगे आने वाले समय में लोगों की सड़क की भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाहे आप इस सवाल का जवाब ना दें, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगा, क्या आप किसको जिम्मेदार मानती हैं खराब सड़कों को लेकर? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। जिम्मेदार, देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार इस बात के लिए मैं नहीं कहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पार्टी ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। कहीं ना कहीं जो लोग प्रयासरत हैं उस कार्य के लिए, उनके प्रयास की कमी है, और जो लोग उच्च पद पे बैठे हैं, जिनके पास राइट्स हैं उस काम को करने के, थोड़ी उनकी भी कमी है। थोड़ी हम आम लोगों की कमी है कि जब हम किसी कार्य में कोई कमी देखते हैं तो हम कुछ समय तो उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है अगर वो हम एक्सेप्टेंस छोड़ के उस काम में लग जाएं कि नहीं ये सही रूप से होना चाहिए, तो वो ज़रूर होगा। आस्था जी, एक सवाल और है, बीसलपुर की जनता में काफ़ी चर्चा रहती है आपके प्रति। वो चर्चा ये है कि आप प्रत्येक कार्यक्रमों को बीसलपुर में जो आयोजित होते हैं वहाँ आप आती हैं और तमाम, मतलब आप बोलती अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है। क्या आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के लिए, या ऐसा कोई दावा है क्या? कोई दावा है क्या, मन है? मैं आपको सही बताऊं, मैं अभी तो जैसे कहते हैं ना, एक फूल खिलने से पहले कली बनता है। मैं मानती हूँ मैं एक बडिंग स्टेज में हूँ। मैं कार्यक्रमों में आती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि इस मंच पे मुझे अपनी बात लोगों से कहनी चाहिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं या आप जो करना चाहते हैं तो आप किसी माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँगे। मैंने चेयरमैनी के लिए फ़िलहाल सोचा है, नहीं सोचा है। आगे कोई विचार? आगे जैसा पार्टी आदेश करेगी, अगर लोग चाहेंगे कि आपको अपने बीसलपुर का प्रतिनिधि बनाना चाहेंगे तो स्वाभाविक है हम आगे आएंगे। अच्छा मैडम, तमाम राजनीति की बात हो गई है। मैंने आपको ये पर्सनल तौर पर बात की जाए तो मैं राजनीति की बात करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन फिर भी राजनीति पर मैंने काफ़ी चर्चा कर दी। मैडम, जैसे यहाँ की जो छात्राएं हैं, आप छात्राओं में बहुत अच्छा बोलती हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम में मैंने आपको सुना था कि आपने कहा हम बेलन चलाना जानते हैं, तमाम चीज़ें मैंने सुनी थी। तो थोड़ा छात्राओं को उनकी बातें मजबूत हों और उनको लगे कि हम इस समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताइए। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि औरत नींव होती है हर चीज़ की। जी। अब तो समय बहुत बदल गया, औरतें आगे आने लगी हैं, बोलने लगी हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने स्कूल में थी, तो मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, मैंने अपने पापा को बोला था मुझे स्कूटर चलाना सीखना है।
तो पापा बोले लड़कियां स्कूटर नहीं चलाती हैं। मैंने कहा जिस किताब में लिखी हो ये बात, आप मुझे वो किताब पढ़ा दो। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि पीलीभीत में कोई लड़की स्कूटर नहीं चलाती। मैंने कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत लगती है, मुझे कहीं जाना होता है, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप मुझे छुड़वा दीजिए। तो मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ, ये मेरी सोच है। जनरेटर चलाना हो, चाहे बाइक चलानी हो, चाहे गाड़ी चलानी हो, तो मैं इतनी आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। ये सोच मैं हर एक लड़की और हर एक महिला को देना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप घर के रीति रिवाज फॉलो ना करें या आप अपने घर के बड़ों के अगेंस्ट जाएं, लेकिन आप अपनी बात रखने में तो सक्षम रहें। आप इतनी अधिकार आपको भगवान, हम लोग ग्रंथों की बात करते हैं, हम अपने संस्कार की बात करते हैं, हम तो देवी हैं, हमारी तो पूजा होती है, लेकिन हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानते। मैं किसी पुरुष को ब्लेम नहीं करती, मैं महिलाओं से कहती हूँ कि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानती। जो काम जिस महिला को अपने पति से कराना होता है वो करा ही लेती है। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए। और जब हम छोटे लड़कियों से, छोटे बच्चों से शुरू करेंगे, लड़कियों को शुरू से हम ये धारणा और सोच देंगे, तो आगे जो हम एक एनवायरनमेंट, एक परिवार खड़ा करेंगे, जब वो बड़ी होंगी, उनकी शादी होंगी, तो शायद महिलाएं बहुत आगे चल जाएं। और धीरे धीरे ये परिवर्तन समाज में शुरू हो चुका है। जैसे मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया कि मैम आप पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, अब तो आप विदेश हो आई, आपको क्या ज़रूरत है राजनीति करने की? आप पैसे से साउंड हैं, आपको क्या ज़रूरत है राजनीति करने की? तो मेरा ये कहना है कि मुझे राजनीति नहीं करनी, लेकिन मैं चाहती हूँ जो चीज़ मैं समाज में देख रही हूँ, हम पढ़े लिखे हैं तो हम एक समाज में एक अच्छा मैसेज तो दे सकते हैं। शायद हमारा वो मैसेज देने से समाज में बदलाव आ जाए। तो बस इसी कोशिश के साथ मैं अपना काम करती हूँ। मैडम एक सवाल और था, ये सीडी मिस इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं जानता इस बारे में, आपको इसमें आपने पार्टिसिपेट किया और सेकंड नंबर पाई, तमाम चीज़ें रही। ये पहली बात तो ये सीख कहाँ से मिली, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसको आपने जब सेकंड नंबर पे, उसके बाद में आपने उसको क्या प्रयास किए उसको लेकर, और फिर उसको छोड़ के लिया? जी, मैं आपको सही बताऊं, हर महिला का ख्वाब होता है कि उसके सर पे ताज सजे। कभी किसी का बचपन में, कभी कब, लेकिन मैं ये मानती हूँ हर महिला का ख्वाब होता है। मेरा भी रहा होगा स्कूल में, लेकिन फिर शादी हो गई, पढ़ने में निकल गए, तो कभी ऐसा सोचा नहीं। मेरी कुछ दोस्तों, लेकिन हमेशा आपकी बात होती रहती है, आप फेसबुक पे देखते हैं, आप इंस्टा पे देखते हैं। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मेरी 2 फोटोग्राफ्स जो रिसेंट उन्हीं लोग ने खींची थी अपने मोबाइल से, वो अपलोड करी और मेरा नंबर डाला था। तो मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम आपकी फ़ोटो सिलेक्ट हो गई है, आप ऑडिशन दे दीजिए। तो हमने उनको मना कर दिया कि हम क्या ऑडिशन देंगे, हमारा ऐसी कोई विचार ही नहीं था। तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि संडे का दिन है, ऑडिशन देना है, चलते हैं दिल्ली, ऑडिशन है, कम से कम एक्सपीरियंस तो करो। तो हमने कहा अच्छी बात है, एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब आप वहाँ गए, आपने देखा कि हर जगह से फीमेल्स आई हैं और उसमें ऑडिशंस होते हैं, तो वो उनके अलग अलग राउंड्स होते हैं। वो पहले राउंड में आपको वॉक कराते हैं, फिर वो कुछ लड़कियों को हटा देते हैं। दूसरे राउंड में उनका क्वेश्चनेयर राउंड होता है, वो देखते हैं आप कैसा बोलते हो, वो हटा देते हैं। एक राउंड वो आपका इंट्रोडक्शन राउंड करते हैं। ऐसे करके आखिरी में जाके वो कुछ ही लड़कियां वहाँ पे बचती हैं जो फिनाले में जाती हैं। ये जो सैवी मिसेस इंडिया मैंने किया था, जो सैवी मैगज़ीन आती है, फिल्म फेयर मैगज़ीन, सैवी और स्टारडस्ट एक ही ग्रुप की मैगज़ीन है, उन लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था ताज सेंट्रा क्रूज़ में, बॉम्बे में। तो हम उसमें फाइनलिस्ट हो गए ऑडिशन से सिलेक्ट करके। तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है 4-5 दिन। उस ट्रेनिंग में आपको कैसे बोलना है, आपको कैसे चलना है, आपको कहाँ खड़ा होना है, ये सब वो आपको सिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं अगर ऑडिशन क्लियर कर सकती हूँ तो शायद उस मंच पे मैं कम से कम कुछ नहीं होगा तो मुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा उस चीज़ का। हमने आज तक टेलीविज़न में ही देखा है, तो बस उसी सोच के साथ कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सपीरियंस तो होगा। तो मैंने ट्रेनिंग शुरू करी, मैंने वज़न कम किया अपना बहुत ज़्यादा फिर मैं उस मंच पे गई, और जब हमारा फाइनल हुआ था तो उसमें 16 जजेस थे बॉलीवुड से। अनु मलिक थे, कैलाश खेर थे, भूमिका चावला थी, मिक्की मेहता थे, 16 जजेस थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो अपना आंसर दिया था वो मैंने हिंदी में दिया था, और मैंने स्टेज पे बोला था कि मैं इंग्लिश में भी ये आंसर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर मैं अपना आंसर ही हिंदी में दूँ। वो मैंने क्राउन वहाँ पे जीता। उस क्राउन के बाद मेरी जो मेंटोर थी उस कंपटीशन की, उन्होंने बोला कि मिसेस यूनिवर्स के लिए
जो आपके विनर्स होते हैं वो मिसेस यूनिवर्स पेजेंट के लिए जाते हैं, और वो चाइना में होना था दिसंबर, तो उसमें आप को जाना है। तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी थी और मैं उसके लिए आगे बढ़ी। तो उसके बाद आपको कई ऑफ़र्स मिलते हैं, आपको फ़ैशन शोज़ के ऑफ़र मिलते हैं। अभी हमारा दिल्ली फ़ैशन रनवे था लास्ट ईयर, कोरोना की वजह से बंद हो गया। अब उनका फ़ोन आया है, वो अक्टूबर नवंबर में उसको दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। आपको शूट्स मिलते हैं, अलग अलग डिज़ाइनर्स और ज्वेलरी ओनर्स आपको अप्रोच करते हैं। तो मेरी वो जर्नी जब से मैंने क्राउन जीता और मैं चाइना गई, मुझे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने वुमेन अचीवर्स अवार्ड दिया था, लेडी विद ब्यूटी एंड ब्रेन, और मुझे उत्तराखंड महासभा ने बरेली नागरिक सम्मान दिया। तो मैंने कई बहुत सम्मानित अवार्ड्स भी जीते इसके बाद। तो मेरे लिए वो जर्नी, मतलब मैं ये मानती हूँ कि मेरी लाइफ चेंज हो गई जिस दिन से मुझे वो मेरे ताज वो सिर पे सजा, तो मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई। मैडम, एक डॉक्टर के नाते मैं माफ़ी चाहूँगा, शुरुआत में मैंने डॉक्टर आस्था अग्रवाल नहीं बोला, ये मेरी गलती है। एक डॉक्टर के नाते आप बीसलपुर की जनता को या क्षेत्र की जनता को या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप दांतों के डॉक्टर हैं, आजकल बच्चों में बचपन से ही ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि दांतों की समस्या हर व्यक्ति को होती है, आज नहीं तो कल, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते हैं तो उससे इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है और बड़ी समस्याएं नहीं होंगी। जैसे हम ये कहते हैं कि आप अपने दांतों को साफ़ रखें, सुबह शाम ज़रूरी नहीं होता ब्रश करें। बहुत लोग आजकल बिज़ी हैं, दोनों टाइम ब्रश नहीं करते हैं, एक टाइम ब्रश करते हैं, लेकिन आप कुछ भी मीठा खाते हैं तो आप ध्यान रखें कि खाना कहीं भी आपके मुंह में फंस नहीं रहा है, वो मीठा कहीं भी पड़ा हुआ नहीं है आपके मुंह में। अगर वो किसी भी कोने में पड़ा है वो सड़ेगा, क्योंकि हमारे मुंह में इतने लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, तो वो आपके दांतों को ख़राब करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा खट्टी चीज़ें, जैसे ज़्यादा नींबू है, अचार है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, एरेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा खटाई नहीं खाते हैं, दोनों टाइम ये एक टाइम अच्छे से ब्रश करते हैं। ब्रश का मतलब ये नहीं होता कि आपने फटाफट दांत को रगड़ लिया, ब्रश का मतलब ये होता है आप आराम से अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं। हर 6 महीने में अपने नियर बाई डेंटिस्ट को एक बार दिखा लें कि कहीं कोई कैविटी हो तो नहीं रही है, कहीं कोई दिक्कत शुरू तो नहीं हो रही है। तो आपको फ्यूचर की बड़ी प्रॉब्लम, जैसे हम RCT कहते हैं, दाढ़ निकलवानी पड़ती है, वो सारी समस्याएं आपको नहीं होंगी। तो छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम से ईज़िली छुटकारा मिल जाएगा। मतलब एक बात की जाए, आप एक माँ का भी अच्छा किरदार निभाती हैं। आप समाज में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तौर पर वहाँ पर भी समाज में भी अच्छा किरदार निभाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी इतना सारी जो चीज़ें हैं इनको एक आप सेचुरेटेड तरीके से कैसे करती है फिर? ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, हर महिला करती है, हर महिला करती है। देखिए, मेरे लिए मेरे घर की जिम्मेदारी सबसे ऊपर है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। मैंने इतने साल अपनी पढ़ाई को दिए हैं, तो मेरा पेशा मेरे लिए बहुत अनमोल है, मेरे लिए मेरे पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जब आप एक ऐसी जगह पे होते हो जो आपको लगता है कि लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं या लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा समय सबको दे पाऊँ। अपने लिए कम समय निकालती हूँ, सोती कम हूँ, खाती कम हूँ, काम ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक समाज को एक अच्छा मैसेज दें। अगर लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, तो उनको एक जो उनके जहन में एक पिक्चर जाए, वो एक पॉजिटिव जाए, ताकि कहीं ना कहीं उसकी छवि उनमें या उनके परिवार में वो ला सके। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर आस्था अग्रवाल, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के बड़े ही सहनीयता से जवाब दे दिए। और हमने कई सवाल ऐसे पूछे जिसमें कई लोग फंस जाते हैं, लेकिन उन्होंने उन सवालों के भी बड़े प्यार से जवाब दिए। तमाम चीज़ें रही हैं। डॉक्टर आस्था ने बताया, एक सवाल जो जनता के जहन में रहता था कि चेयरमैन के चुनाव क्या डॉक्टर आस्था अग्रवाल लड़ेंगी, ये सवाल भी हमने पूछ लिया और इसका शायद आपको जवाब मिल गया हो। और ऐसे ही मिलते रहेंगे तमाम शख्सियत के साथ। कैमरा सहयोगी प्रसून रानू के साथ आशुतोष मिश्रा। और आगे भी हमारे करें, लाइक करें। नमस्कार, शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बीसलपुर और पीलीभीत या बरेली किसी भी जनता के लिए पहचान की मोहताज नहीं है। ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी रंग रंग में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, जिनका
यदि कहा जाए पीलीभीत की बात की जाए तो वो पीलीभीत की बेटी भी हैं और बीसलपुर की बहू भी हैं।